Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by Manju मैम. स्टूडेंट, आज से आप लोगों का जो है मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल पेपर स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट. ये आज का जो पेपर है आप लोगों का थर्ड पेपर है. तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि मानव विकास के संबंध में लॉक के विचारधाराओं का उल्लेख कीजिए. ठीक है, मानव विकास के संबंध में क्या है, लॉक के विचारधाराओं का क्या करना है, हमको उल्लेख करना है, बताना है कि उनके विचार क्या क्या थे स्टूडेंट. तो देखिए यहाँ पर क्या है आंसर आपका. तो जॉन लॉक इंग्लैंड का दूसरा महान दार्शनिक थे. तो जो जॉन लॉक थे वो कहाँ के दार्शनिक थे, तो इंग्लैंड के जो है दूसरे दार्शनिक थे. इसका राज दर्शन थॉमस हॉब्स के समकालीन था. यानी इनका जो है राज दर्शन जो है जो थॉमस हॉब्स थे उनके क्या समकालीन यानी बराबरी में था. उसकी आयु हॉब्स से 43 वर्ष कम थी. 17वीं शताब्दी के महान राजनीतिक दार्शनिकों में उसे गिना जाता था. यानी जो लॉक थे उनकी जो आयु थी वो हॉब्स से कितने वर्ष कम थी स्टूडेंट, तो 43 वर्ष कम थी. और 17वीं शताब्दी के जो है राजनीतिक दार्शनिकों में वो विशेष जाने जाते थे या उनका नाम था. जॉन लॉक हॉब्स के समान कट्टर राजतंत्र का समर्थन नहीं करते थे या नहीं था. ठीक है, जो जॉन लॉक थे वो क्या थे, जैसे हॉब्स जो थे वो कट्टर राजतंत्र के जो है समर्थक थे, लेकिन जो जॉन लॉक थे वो कट्टर राज के जो है समर्थक नहीं थे. उसके समय में इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति हुई थी. उससे प्रभावित होकर वह संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया था. उसने राजनीति के व्यापारिक अनुभव प्राप्त था. ठीक है, उसे यहाँ पर उसने नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा, क्या होगा स्टूडेंट, उसे होगा. उसे राजनीति का व्यापारिक अनुभव भी प्राप्त था. किससे, जॉन लॉक को. ठीक है, वह इंग्लैंड के लॉर्ड सफ्टबरी तथा चार्ल्स द्वितीय का लॉर्ड चांसलर बन चुका था. उसने अपने समय में अनेक राजनीतिक परिवर्तनों को अपनी आंखों से जो है देखा था. यानी जो भी 17वीं शताब्दी में जो भी परिवर्तन राजनीतिक तौर पे हुए उसको क्या है, जॉन लॉक ने क्या किया था, देखा था. ठीक है, अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं कि रक्तहीन क्रांति के कारण उसे बहिष्कृत जीवन व्यतीत करना पड़ा था. कुछ समय बाद पुनः विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ इंग्लैंड गया था और कमिश्नर के पद पर कार्य करने लगा. ठीक है, जैसे ही समय बीता तो क्या हुआ, विलियम ऑफ लॉरेंस के साथ क्या है, लॉक जी जो थे वो क्या गए थे, इंग्लैंड गए और वहाँ पे क्या कमिश्नर के पोस्ट पर उन्होंने काम किया. वह ह्यूगो, यहाँ पर ह्यूगो जो है ऐसे लिखा है स्टूडेंट. ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिए, टाइपिंग है ह्यूगो, है ना. ह्यूगो के विचारों में बहुत अधिक प्रभावित हुआ. ठीक है, वह क्या, ह्यूगो के जो विचार थे उससे क्या हुआ, बहुत अधिक प्रभावित हुए थे. रक्तहीन क्रांति के पश्चात उसने लेखन कार्य प्रारंभ किया. जो लॉक थे वो लेखन कार्य का जो है प्रारंभ किए स्टूडेंट. तो रक्तहीन क्रांति के बाद क्या था, जो लॉक थे उन्होंने क्या किया, लेखन कार्य जो है प्रारंभ किया. उसने कई लेखों तथा ग्रंथों का प्रतिपादन किया. उसके लेखों ने उसे एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया. लॉक ने, ठीक है, लॉक ने हॉब्स के लेवायाथन, ठीक है, लेवयाथन, ठीक है, लेवयाथन ग्रंथ के समान ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जो एक्सेस कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नाम से जो है प्रसिद्ध है. उसने राजा के दैवी अधिकारों का भारी विरोध किया और रक्तहीन क्रांति को जो है उचित बनाया. जैसे उस समय क्या था, राजा को जैसे बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे तो उसका क्या किया, उन्होंने जो है लॉक ने क्या किया, बहिष्कार किया या यूं कह सकते हैं विद्रोह किया. और उन्होंने जो रक्तहीन क्रांति जो मतलब को क्या किया, उन्होंने उचित बताया. लॉक ने अपनी सभी ग्रंथों की रचना 1633 से लेकर 1704 ईस्वी में की थी. जो लॉक थे उनका जो ग्रंथ का जो रचना का समय क्या था, तो उनका रचना का समय जो है 1633 से लेकर 1704 ईस्वी तक का था. ठीक है, राजनीति, दर्शन, अर्थशास्त्र,
राजनीति दर्शन, अर्थशास्त्र, शिक्षा, धर्म आदि पर लिखे गए ग्रंथों ने इनका राज्य दर्शन के इतिहास में जो है नाम क्या कर दिया था, अमर कर दिया था। इनकी रचनाएं जो है निम्नलिखित है। तो पहली रचना क्या है, आप तो देखिए पहली रचना जो है यहाँ पर ए लेटर ऑन टॉलरेंस पहला है। दूसरा क्या, ए सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेंस। तीसरा ए थर्ड लेटर ऑन टॉलरेंस, और ये फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस होगा, टेलीविजन नहीं होगा। इसको भी क्या है, आप टॉलरेंस बना लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, इसको भी आप क्या बनाएंगे, ये भी क्या है, टॉलरेशन है, टॉलरेंस नहीं टॉलरेशन जो है, ये जो है इनका जो है चार जो है रचनाएं थी। यानी अ लेटर ऑन टॉलरेशन पहला था, फिर अ लेटर सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेशन दूसरा है, और थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन तीसरा है, और फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेशन जो है ये चौथा है। किसका, ये जो है लॉक का। तो देखिए हम फर्स्ट सेमेस्टर का जो है अब मॉडल पेपर मिड टर्म के नाम पर 2 पेपर आप लोगों को हमने 2 क्लास दिया। देखिए अब तो मिड टर्म सबका हो गया, अब यूनिवर्सिटी से एग्जाम जो है होने वाला है। तो इसका जो है आपका थर्ड पेपर का ये पहला मॉडल पेपर है स्टूडेंट, जो कि 2026 में आपके प्रश्न आएंगे। और आपका एग्जाम डेट जो है 5 दिसंबर जो है प्रस्तावित हो गया है। तो आइए अब आगे बात करते हैं। देखिए प्राकृतिक अवस्था, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था व मानव स्वभाव पर लॉक के क्या क्या विचार थे। यानी उन्होंने नेचर पर और मानव ह्यूमन बिहेवियर, मानव स्वभाव पर क्या उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, इसके बारे में देखिए। प्राकृतिक अवस्था व मानव स्वभाव पर लॉक के विचार जो क्या थे वो निम्नलिखित थे। देखिए लॉक थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा। प्राकृतिक अवस्था में क्या था, तो लॉक ठीक है, लॉक की मानव की प्राकृतिक अवस्था के विषय में हॉब्स से बिल्कुल अलग धारणा है। लॉक ने मानव की मूल रूप से शांति प्रिय तथा सामाजिक व्यक्ति माना। लॉक ने क्या किया, मानव को जो है मूल रूप से क्या, शांति प्रिय, यानी जो मनुष्य होता है वो क्या है, आपका शांति प्रिय होता है और वो सामाजिक व्यक्ति होता है। इसको क्या किया, इसको लॉक ने जो है माना है। ठीक है, मानव में स्वशासन की पूर्ण सामर्थ्यता होती है। यानी जो मनुष्य होता है वो मतलब खुद का शासन करने के लिए क्या है, वह सामर्थ्य है, क्योंकि वह विवेकशीलता नहीं विवेकशीलता, ठीक है, विवेकशीलता को मनुष्य का व्यापक गुण समझता है। यानी जो मनुष्य है वह, अब जैसे हम आप है तो क्या है, विवेकशील प्राणी है ना। तो जो लॉक थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनका ये कहना था कि जो मनुष्य होता है वो स्वशासन करने के लिए पूर्ण समर्थ है। ऐसा नहीं है, क्यों क्यों पूर्ण वो सक्षम है या समर्थ है, क्योंकि वो विवेकशील प्राणी है। ठीक है, इसलिए वो क्या, और या यूं कह सकते सरल भाषा में कि जो मानव में क्या है, विवेकशीलता का जो है गुण पाया जाता है, इसलिए वह स्वशासन यानी खुद का शासन जो है वो चला सकता है। ठीक है, ये कहने का मतलब था। फिर क्या, लॉक के शब्दों में मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था में न्याय यानी कि न्याय मिलना चाहिए, मैत्री यानी दोस्ती वाला भाव होना चाहिए, संभावना और परस्पर सहयोग की भावना का आधारभूत कारण यह है कि मनुष्य का आचरण प्राकृतिक कानून के क्या होता है, अनुसार था। तो यानी जो लॉक का मानना ये था कि जो मनुष्य होता है उसमें प्राकृतिक अवस्था में यानी नेचर, जैसे अब क्या है, जैसे हम आप हैं तो क्या चाहेंगे कि हमारे साथ कोई गलत ना हो, हमें न्याय मिले। ठीक है, अगर कभी गलत होता है तो न्याय मिलना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ क्या है, दोस्ती की भावना से रहें। ठीक है, एक दूसरे की सहयोग करने की भावना से रहे। तो ये सब चीज़ क्या, ये हमारे बेसिक नीड है। तो इसको उन्होंने बताया कि मनुष्य का क्या है, ये प्राकृतिक कानून के अनुसार आता है। माने मनुष्य का जो आचरण है वो क्या है, नेचर का जो प्राकृतिक कानून है उसके अनुसार क्या है, आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए दूसरा उसका क्या था। तो दूसरे में उन्होंने क्या किया, मानव स्वभाव को बताया है। तो लॉक मनुष्य स्वभाव को स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट बताता है। यानी जो लॉक का कहना है कि जो मनुष्य का जो स्वभाव है वो क्या, सबसे उत्कृष्ट है, उसके मानवीय गुणों पर जोर देता है। यानी जो मनुष्य में जो गुण पाए जा रहे हैं उसको क्या है, उसमें वो जोर दे रहा है। फिर क्या है, लॉक मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानता है। तो ये भी बात सही है कि जो लॉक है वो क्या है, मनुष्य को क्या मानते हैं, विवेकशील प्राणी मानते थे। और कहता था कि विवेकपूर्ण होने के कारण वह स्वेच्छा
पूर्वक नैतिक व्याख्या को स्वीकार कर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना अपना परम कर्तव्य मानता है। यानी उनका ये कहना था कि जो मानव स्वभाव है वो सबसे उत्कृष्ट है, यानी सब गुणों में से सबसे सर्वोपरि है या उच्च कोटि का है। और इसी के आधार पर जो है मनुष्य जो होता है वो क्या है, विवेकशील प्राणी है। और विवेकपूर्ण होने के कारण वो उसके अंदर क्या नैतिक गुण भी आएंगे, जिसको वो स्वीकार करके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकता है। और या अच्छे से व्यतीत करने का जो है मूल कर्तव्य जो है लॉक ने इसको माना था। लॉक का मनुष्य परोपकारी और आध्यात्मवादी है। वह सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, दयालुता आदि मानवीय गुणों से युक्त है और उसके अनुसार आचरण करना अपना परम कर्तव्य समझता है। तो ये भी बात सही है कि जो भी जैसे जिसके अंदर भी उदारता है, सहानुभूति है, प्रेम है, दयालुता है, ये सारे क्या सारे आपके ह्यूमंस कैरेक्टर है या ह्यूमन जो है मानवीय गुण है। तो इसी के अनुसार तो हम जैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जीवन व्यतीत करने के लिए क्या है, अच्छा आचरण है। और अच्छा आचरण करना ही क्या होता है, हमारा जो है परम कर्तव्य होता है। ये जो है लॉक ने बताया। लॉक मनुष्य स्वभाव को जन्मजात अच्छा मानकर कहता है प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता तथा रक्षा की अवस्था थी। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था ये क्या होती है, आपकी जो जन्मजात, मैंने इसको माना क्या कि मतलब आपको ये जन्मजात मिल रही है। और इसमें क्या होती है, आपकी शांति होती है, सद्भावना होती है, पारस्परिक सहयोग करते और रक्षा की जो है भावना होती है या रक्षा की अवस्था होती है। ठीक है, फिर क्या लॉक के अनुसार मानव स्वभाव की एक अन्य विशेषता उसकी उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। यानी मतलब स्वभाव में तो सारा चीज आ गया आपके, मतलब शांति है, ठीक है, ये सब सद्भावना है, पारस्परिक सहयोग, ये सब क्या सब आपके मतलब अवस्था में है। लेकिन उसके अलावा भी उसकी एक विशेषता क्या होता है कि मतलब उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखता है। तो सही बात है कि कोई भी मनुष्य हो वो क्या है, उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दुख से बचना और सुख की प्राप्ति करना चाहता है। तो ये बात भी सही है। अगर जैसे हम जानते हैं कि आग में हाथ डालेंगे तो हम जल जाएंगे, है ना, तो क्या करते हैं, हम आग से दूर रहते हैं, तब हमको क्या है, हम जलेंगे नहीं तो हम सुखी है। लेकिन अगर ये चीज देखें तो अब ये क्या हुई, यही हमारी क्या उपयोगिता, जहां हमको अच्छी उपयोगिता या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं। ठीक है, फिर क्या लॉक, देखिए हर जगह लॉक थोड़ा सा मिसिंग हो गया, तो इसको आप लोग ऐसे हर जगह आप कर लीजिएगा। लॉक के अनुसार अच्छे तथा बुरे के निर्माण की यही उपयोगिता वादी आधार, यानी लॉक ने क्या क्या अच्छा है या बुरा है, इसका निर्माण क्या होता है, उपयोगितावादी के आधार पर होता है। जो सुख प्रदान करती है वह वस्तु अच्छी होती, तो ये भी बात सही है कि जो हमको सुख दे रहा है वो हमारे लिए अच्छा है, जो हमको दुख देता है वह वस्तु क्या होती है, वह वस्तु जो है बुरी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जैसे हम ही आप हैं तो हम लोग को क्या तारीफ सुनना किसको नहीं पसंद है। ठीक है, तारीफ सुनना जो है सबको पसंद होता है। और लेकिन अगर वही कमी गिनाने लगे तो हम सबको खराब लगेगा। तो जो कमी गिनाने वाला वो क्या हुआ, वो बुरी वस्तु में आ गया, और तारीफ वाला क्या हुआ, वो अच्छी वस्तु में आ गया। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। सुख प्रदान करने की यह आकांक्षा ही राज्य निर्माण हेतु मनुष्य द्वारा किए जाने वाले समझौते का एक आधार होता है। तो सही जाहिर सी बात है कि हम लोग सुख की प्राप्ति में ही क्या करते हैं, तरह तरह के समझौते जो है हम करते रहते हैं ताकि हमारा जो जीवन हो वो अच्छा से बीत सके। समझौता व्यक्ति के जीवन में शांति और सामंजस्य उत्पन्न करता है, उसके प्राकृतिक अधिकारों को भी क्या करता है, जो है सुरक्षित करता है। ठीक है, तो ये देखिए आपके जो है लॉक साहब का जो है ओपिनियन था। ये आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रूसो का जीवन परिचय देते हुए प्राकृतिक अवस्था वह मानव स्वभाव पर उसके विचार को लिखिए। तो देखिए रूसो का जो है जीवन कैसे बीता, तो आइए देखिए। रूसो 18वीं शताब्दी का एक महान फ्रेंच विचारक था। राजनीतिक दर्शन पर उसका प्रभाव था। मैकियावली और हॉब्स और लॉक से भी अधिक पड़ा, मतलब उसके ऊपर जो है किसका किसका प्रभाव जो है ज़्यादा पड़ा, तो मैकियावली और हॉब्स और लॉक का भी क्या है राजनीतिक दल पर जो है ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ा। अब आइए आगे बात करते हैं।
आगे देखिए अब क्या है। आगे हम हॉब्स और लॉक की भांति यह संविदा के सिद्धांत का प्रबल समर्थक था। उसकी सबसे अधिक विख्यात रचना जो है, ये दो बार हो गया, उसकी सबसे अधिक विख्यात रचना क्या थी? सामाजिक संविदा है, ठीक है। जिसने तत्कालीन लोगों के अंदर उस समय की स्थिति के प्रति घोर असंतोष और उसे बदलने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की भावना जो है उत्पन्न की, ठीक है। तो जो है सामाजिक संविदा जो है ये किसका लेख है? तो याद रखिएगा कि ये रूसो का था। रूसो ने जो है मतलब उस समय के जो सामाजिक बदलाव थे उसके प्रति जो है उन्होंने ये सामाजिक संविधान नामक जो है एक लेख लिखा, जिससे क्या हुआ, लोगों के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आई और वो अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरूक हो सके, ठीक है। फिर क्या है, महान फ्रेंच क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में वह दिदरो वॉल्टेयर की अपेक्षा अधिक सफल रहा और प्रभावशाली रहा, ठीक है। मतलब जो दिदरो थे, वॉल्टेयर थे, ये भी उस समय के क्या थे? दार्शनिक थे। लेकिन इनसे ज़्यादा अच्छा जो दार्शनिक कौन था? आपका रूसो था। उसने उस समय, यहाँ पे होगा, उस समय की सामाजिक व्यवस्था की बुराइयों को सामने रखकर एक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की तथा नवीन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मैदान तैयार किया। यानी उन्होंने क्या किया, जो भी उस समय जो भी बुराइयां जो प्रचलित थी उसके लिए क्या किया, उसको समाप्त करने के लिए एक मतलब पृष्ठभूमि, जैसे कहीं भी कोई भी काम पड़ता है तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले आधार बनाते हैं ना कि किन आधार पर हमको ये काम करना है। तो उसी तरह से उस समय जो भी मतलब सामाजिक बुराइयां थी उसका वो खंडन करने के लिए क्या किए? पृष्ठभूमि तैयार किए और एक नए लोकतांत्रिक यानी लोगों के द्वारा जो भी व्यवस्था है, जैसे अब हमारा भारत क्या है, हम भारत देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य है। यानी यहाँ पर सभी मनुष्य को अपने अनुसार जीने का, रहने का, खाने का, पीने का, सुरक्षा का, सबका अधिकार क्या है? सबको दिया गया है। और जनता ही मतलब अपने नेतृत्वकर्ता को क्या करती है? चुनाव करती है। जैसे मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो क्या हर कोई जानता है, ठीक है। तो लेकिन जो मोदी जी गए हैं तो वो क्या जनता के द्वारा ही ना चुन कर गए हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये लोकतांत्रिक उस समय भी क्या था, मतलब रूसो ने जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्या किया? एक पृष्ठभूमि या एक मैदान तैयार किया। लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का बड़ी उत्कृष्ट भावना से समर्थन करने वाला वह पहला व्यक्ति था। यानी जो है संप्रभुता यानी सबको जो है मतलब एक समान अधिकार मिल सके, कोई भेदभाव न हो, तो उसके लिए उसका सबसे बड़ा जो है समर्थन करने वाला कौन व्यक्ति है? तो वो आपका जो है रूसो है, ठीक है। यहाँ रूसो, ठीक है, यहाँ रूसो के जीवन चरित्र तथा समय की परिस्थिति उस समय की यहाँ पर उस समय की परिस्थितियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालना आवश्यक है। व्यक्ति जीवन के अनुभव ही व्यक्ति के जीवन में प्रकाश डालने वाले होते थे। ये बात सही है कि जैसे हमारा जो भी पर्सनल अनुभव होगा वही क्या करता है, वही जो है हमें आगे बढ़ाता है या हम उन्हीं अनुभवों के आधार पर जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए जीवन और कृतियाँ, यानी उनका जीवन परिचय क्या था और कौन कौन सी जो है रचनाओं का उन्होंने जो है निर्माण किया या लिखा। तो देखिए रूसो का जन्म हॉब्स की मृत्यु के जो है 32 साल बाद तथा लॉक की मृत्यु के 8 वर्ष के बाद हुआ, ठीक है। जो रूसो का जन्म कब हुआ था? तो हॉब्स की मृत्यु के 32 साल बाद, और जो है लॉक की मृत्यु के कितने साल बाद हुआ था स्टूडेंट? तो 8 साल बाद हुआ था। इनका जन्म 1712 ईस्वी के में एक मध्य वर्ग के घराने में हुआ था। इनके जन्म के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई, अतः इनका पोषण पिता के द्वारा हुआ, जिसका चरित्र बहुत गिरा हुआ था, ठीक है। यानी जन्म के पश्चात क्या हुआ, उनकी माँ जो है गुजर गई और जो भरण पालन पोषण की जो पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर चली गई? तो पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी जो है स्टूडेंट वो किसके ऊपर? तो इनके पिता के ऊपर चली गई। लेकिन जो पिता का जो चरित्र था, कैरेक्टर था, वो क्या था? बहुत गिरा हुआ था। वह रूसो से रोमांचकारी पुस्तक पढ़कर सुनता था। यानी जो रूसो थे उनके पापा क्या
है, मतलब जो अश्लील तरह की जो मैगज़ीन वगैरह जो आती थी, किताबें आती थीं, उसको क्या करता था, उसको जो है रूसो को पढ़ने के लिए बोलता था और उसकी बातों को क्या करता था, जो उसका पिता था, जो सुनता था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब गलत चीज़ों को हम बच्चों को सिखाएँगे, तो उसका भी प्रभाव क्या होता है, बच्चों पर पड़ता है। ठीक है? तो देखिए, निश्चय ही रूसो के बचपन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो क्या है, जो बाद में जो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो क्या हुआ, समय से पहले पता चला, लेकिन उसका भी क्या है, गलत असर पड़ा। ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, जैसे बच्चों को अगर हम झूठ बोलना सिखाते हैं छोटे से, तो वो बड़े होकर भी झूठ बोलेंगे। हम चोरी करना सिखाते हैं, तो चोरी का, तो उसी तरह से क्या हुआ कि जो उसके पिता थे, वो क्या रोमांचकारी पुस्तक, अश्लील पुस्तकें जो है पढ़कर जो है रूसो से सुनते थे और इसका प्रभाव क्या हुआ, रूसो के जीवन पर पड़ा। फिर 11 वर्ष की अवस्था में उसे एक निर्दयी और पाशविक संगत राष्ट्र के अधीन 3 वर्ष के लिए एक दीक्षार्थी के रूप में जो है काम करना पड़ा। ठीक है? यानी 11 वर्ष की अवस्था में ही क्या किया, मतलब रूसो को जो है काम करना पड़ा, जहाँ उसने चोरी करना, ठीक है? मतलब 11 वर्ष तक काम तो किया, लेकिन उसमें सीखा उसने क्या? चोरी करना और झूठ बोलने की जो है कला जो है उसने सीख ली। 1746 ईस्वी में उसका जीवन काल 1746 ईस्वी तक उसका जीवन काल बाद में बाद में ही अनुशासनहीन और आवारागर्दी का रहा। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या कि 1746 ईस्वी तक जो उसका जीवन काल था, वो कैसा हुआ? वो अनुशासनहीन और आवारागर्दी वाले में बीता, यानी कोई गाइडलाइन नहीं। ठीक है? पिता ही कैरेक्टरलेस, तो वो बच्चे को क्या सिखाएगा? और माँ का क्या था? देहांत हो चुका था। ठीक है? अब आइए देखिए, 1747 ईस्वी में एक घटना घटी जिसने रूसो के जीवन की धारा ही बदल दी। उसने सुना कि डीजल की अकादमी ने एक लेख पर पुरस्कार देने की घोषणा की है और लेख का शीर्षक था, विज्ञान कला प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया अथवा उसे विशुद्धिकरण में। ठीक है? तो यानी कि जो लेख था, निबंध था, एक मतलब उस समय क्या हुआ, 1747 ईस्वी में जो है कि मतलब एक कंपटीशन रखा गया, लेख का एक कंपटीशन रखा गया, किसके द्वारा? डीजल की एकेडमी के द्वारा जो है एक लेख, और उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक ये था कि विज्ञान कला प्रगति के ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया। यानी जो है विज्ञान है, तो विज्ञान कला जो है प्रगति, यानी जो प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसकी नैतिकता को भ्रष्ट करके उसमें मतलब उसको बढ़ावा दे रही है या उसका विशुद्धिकरण की है, ये उसका टाइटल था। तो अब क्या हुआ, रूसो ने क्या किया? तब देखिए, अपने जीवन के अनुभव तथा इटली और पेरिस में व्याप्त मिथ्याचार कृत्रिमता के आधार पर उसने एक क्या किया, लेख लिख डाला। अब चूंकि देखो क्या था, उसका जो जीवन था वो क्या था, पिता कैरेक्टरलेस थे, है ना, पिता का जो चरित्र था वो गिरा हुआ था, तो वो उसने अपने जीवन के आधार पर जो भी मतलब उसके साथ घटित हुआ, उसके आधार पर, और झूठ झूठ जैसे झूठ बोलने की कला, चोरी करने की कला, ये सब तो उसने सीखा था। तो उसी के आधार पर क्या किया, उसने एक निबंध जो है लिख डाला, अपने जीवन को ही किससे संबंधित अनुभव से क्या किया, एक निबंध लिख दिया। उसके बाद उसके निबंध का शीर्षक था, मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है, किंतु अस्वाभाविक सभ्यता द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रष्ट संस्थाओं द्वारा वह बुरा बन जाता है। तो ये बात सही है कि जैसे देखिए, अब क्या था, अब कोई भी मनुष्य क्या होता है, स्वभाव से बहुत, जैसे बच्चे क्या है, बच्चे जो है जन्म से हम उसको न तो सामाजिक कह सकते हैं, न तो असामाजिक कह सकते हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा क्या, सिर्फ बच्चा होता है, न तो वो सामाजिक होता है, न असामाजिक होता है। लेकिन हाँ, हम उसको कैसे वातावरण में पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, ये चीज़ें मायने रखती है। तो आप देखिए, उसने क्या कहा, उन्होंने ये बताया कि जो मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो अच्छा होता है, लेकिन क्या है, अस्वाभाविक सभ्यता, यानी वो किस सभ्यता में जाकर रह रहा है और उसमें जो भी बुराइयां जो है उत्पन्न हुई, तो वो जाहिर सी बात है कि वो लोग क्या करेंगे, उन्हीं बुराइयों को वो सीखेंगे, और वह व्यक्ति क्या होता है, स्वभाव तो उसका अच्छा था, लेकिन संगति के कारण या संस्था के कारण या परवरिश के जो एटमॉस्फेयर वो अच्छा नहीं मिला, फिर वो क्या, वो व्यक्ति जो है बुरा बन गया। ठीक है?
जीवन पर्यंत उसका यह आधारभूत सिद्धांत बना रहा। यानी कहने का मतलब क्या था कि एक छोटा लाइन जैसे लेम्ब्रोसो ने कहा क्या था, लेम्ब्रोसो का एक है स्टेटमेंट, कथन है कि जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। और वहीं पे क्या हुआ, मतलब रूसो ने ये बताया कि जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात नहीं होते, वो क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर क्या है आपका, वह इस परिणाम पर पहुंचा कि यदि मनुष्य अपना आदिकालीन आनंद तथा निश्चितता को प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्राकृतिक जीवन की ओर क्या है, लौट जाना चाहिए। यानी उन्होंने ये बताया कि जैसे अगर आप अच्छा चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सुखमय, तो आपको क्या करना, नेचर की ओर क्या करना चाहिए, लौटना चाहिए। ये उनका कहना था। इस निबंध के कारण न केवल उसने पुरस्कार जीत लिया बल्कि उस युग के कृत्रिम समाज में बड़ी हलचल मचा दी, है ना। मतलब इनाम तो जीता ही, लेकिन उस समाज में क्या हुआ, हलचल मच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जैसे जो मनुष्य का स्वभाव है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या परिस्थितियां, एटमॉस्फियर जो है उसकी नैतिकता को भ्रष्ट करके उसे क्या है, बुरा बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस बात को लेकर क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो है मतलब उथल पुथल होने लगा। क्रांति की और यह क्या था, एक पहला कदम था। पेरिस के साहित्य क्षेत्र में रूसो को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। यानी सबसे मतलब सम्मानजनक मतलब उसको देखा गया। और इसमें क्या हुआ, रूस में जो है सॉरी पेरिस में जो है रूसो को क्या है, बहुत सबसे ऊंचा जो है सम्मान जो है प्राप्त हुआ। इस समय उनके विचारों में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। 1755 ईस्वी में उसने फिर से इस अकादमी द्वारा पेश किए गए पुरस्कार के लिए निबंध लेखन प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। इस बार उसने डिस्कर्स ऑन द ओरिजिन एंड फंड फाउंडेशन ऑफ इक्वलिटी पर जो है उन्होंने क्या किया, अपना पहला जो है लेख लिखा। और क्या हुआ, पहला लेख लिखा और क्या हुआ, पहला यह क्या था उनका पहला, यह पहला लेख की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा लेता है। यानी जो पहले उन्होंने लिखा था कि मनुष्य क्या है, मनुष्य जो स्वभाव से अच्छा होता है, लेकिन जो है नैतिक या अस्वाभाविक संस्थाओं के द्वारा क्या उसमें नैतिकता भ्रष्ट का गुण पाया जाता है, ये लिखा था। लेकिन बाद में क्या किया, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इक्वलिटी पर उन्होंने जो लिखा था, ये क्या था, पहले लेख की अपेक्षा जो है ये ज़्यादा अच्छा था। इसमें उसने व्यक्तिगत संपत्ति पर कड़ा प्रहार किया। उसने कहा कि निजी संपत्ति विषमता और अन्याय का कारण है तथा उसका कोई औचित्य नहीं है। जिन्होंने सर्वप्रथम संपत्ति पर अधिकार कर लिया था उनकी रक्षा करने के लिए ही राज्यों का क्या होता है, जन्म हुआ। परंतु गरीबों को यह कहा जाता है कि संपत्ति के अपहरण को कायम रखने के लिए नहीं, वरन उनके कष्टों को दूर करने के लिए जो है और दुष्टों को दंड देने के लिए क्या है, राज्य जो है विद्यमान है। तो आप देखिए यहाँ पे इक्वलिटी की बात नहीं आई, तो उन्होंने अनइक्वलिटी को ये बताया कि जो संपत्ति जैसे सिंगल है तो संपत्ति का अधिकार किसे, जैसे किसी को बाल बच्चा नहीं हुआ, सिंगल है, तो अब परिवार के अन्य मेंबर जो है वो करेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है मतलब गलत बात है है ना। तो उसका इन्होंने जिसे खंडन किया। और मतलब उस समय क्या था, तो उस समय जो संपत्ति के लिए, रक्षा के लिए तो गलत ये दिया गया कि नहीं, ये गरीबों से कहा जाता था कि ये संपत्ति का आपका अपहरण को कायम रखने के लिए नहीं, वरन उनके कष्टों को दूर करने के लिए जो है ये जो है राज्य का जो है बंटवारा होता है या राज्य जो है विद्यमान होते हैं। फिर क्या, रूसो के प्राकृतिक अवस्था संबंधित विचार क्या क्या था, तो देखिए रूसो ने डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी में प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार प्रकट किए हैं। यद्यपि प्राकृतिक अवस्था के बारे में उनके विचार सदैव एक से नहीं रहे, लेकिन यह हमेशा यह निश्चित करता रहा कि मानव की प्राकृतिक दशा आजकल के सभ्य समाज से कहीं अच्छी और सुखमय थी। उसने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते समय हॉब्स और लॉक की विचारधारा का मिश्रण करके नई विचारधारा का सृजन किया। उसके विचार से प्रारंभ में मनुष्य सज्जन जंगली जो है पुरुष था। वह पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता था। मकान, संपत्ति, सामाजिक परंपराओं का क्या था, उसको ज्ञान नहीं था। तो यही बात तो सही था। पहले क्या थे, लोग लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे। आज क्या, संपत्ति के लिए देख रहे हैं ना, जो है कितने तरह की लड़ाइयाँ, कितने तरह के जो है मर्डर, ये सब हो जा रहे हैं। लेकिन पहले उनका ये था कहना कि जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो था क्या था, वो सज्जन जंगली पुरुष था। वो
आपस में लड़ते नहीं थे, वो पशुओं के समान जो है जीवन व्यतीत करते थे। आज यहाँ तो कल वहाँ, मतलब उनका प्रॉपर कोई प्लेस नहीं था। और ज़ाहिर-सी बात है, जब प्रॉपर प्लेस नहीं है तो वो किसके लिए वो ल लड़ेंगे। और वो क्या है, वह अकेला एवं चिंता रहित जीवन व्यतीत करता था। वह संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर था। ऐसा नहीं था कि वो मतलब असंतुष्ट था, बल्कि क्या था, वह अकेला जीवन जीते थे और कोई भी चिंता किसी भी तरह का नहीं कि अरे नहीं, नहीं कमाना है, बेटा बहू के लिए बनाना है, बेटी दामाद के लिए करना है। ऐसा कुछ नहीं। तो वो जितने माने रहते थे उस समय के जो लोग, तो वो क्या थे, वो मतलब संतुष्ट थे अपने जो, और अपने क्या थे, वो सेल्फ डिपेंड थे। रूसो का कथन है कि वह प्रथम पुरुष था जिसने पृथ्वी के एक भाग को घेर कर अपने हृदय में कहा कि यह मेरा है, और मनुष्य के सीधेपन के कारण उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। वह राजा और समाज का वास्तविक क्या था, संस्थापक था। तो ये बात भी सही है कि जैसे उन्होंने जो भी समाज के लिए किया उस समय, तो पृथ्वी का जैसे कि पहला पुरुष था जो उसने क्या किया, पृथ्वी के एक भाग को अपने हृदय में मतलब बसाया, और वो कहा खुद से कि मतलब यह मेरा है। और मनुष्य के सीधेपन के कारण मतलब वो क्या हुआ, उस समय के लोग जो उस पे ट्रस्ट किया, और वह राजा और समाज का क्या था, वास्तविक संस्थापक था। यानी जो लोगों की मजबूरियों को समझता था, ठीक है, लोगों के कष्टों को समझकर उसको दूर करने का जो है वो प्रयास करता था। मनुष्य का सम्मुख अवयव समस्या है सामाजिक संस्थाओं तथा प्राकृतिक अवस्थाओं की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिवाद में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित किया जाए। रूसो स्वयं कहते हैं, समस्या एक ऐसा समुदाय निर्माण करने की है जो समस्त सामाजिक शक्ति के द्वारा समुदाय के प्रति एक व्यक्ति जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करे, और जिस समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को मिला दे परंतु फिर भी वह अपनी आज्ञा का पालन ही करता रहे और पहले के समान जो है स्वतंत्र बना रहे। ठीक है, ये जिसे रूसो ने कहा कि मतलब समस्या का एक ऐसा समुदाय निर्माण करना कि जो कि क्या हो, समस्त सामाजिक शक्तियों के प्रति क्या हो, एक जैसा हो, और वो क्या करे, उनके जीवन की रक्षा कर सके, उनकी संपत्ति की रक्षा कर सके। और जिस समुदाय में कोई भी व्यक्ति रहे तो उसके क्या हो, उसके व्यक्तित्व को वो भी मिला सके, है ना, आज्ञा का जो है पालन भी करता रहे, और पहले के समान जो है स्वतंत्र भी, मतलब वो स्वतंत्र रूप से अपना जो है जीवन यापन करता रहे। ठीक है, तो ये देखिए आज का जो है आप लोगों का ये पहला मॉडल पेपर है स्टूडेंट। ठीक है, पार्ट जो है आपका थर्ड है। तो अब मिड टर्म की परीक्षा की क्लास तो मान लीजिए 2 पेपर का हम लगाएं, और बाद में फिर क्या हुआ, मतलब थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ गया तो नहीं कर पाए। तो अब देखिए आपका थर्ड पेपर का जो है पहला पार्ट, अब कोशिश है मेरी कि 5 पार्ट आपको दे देंगे, जो कि आपके 5 पार्ट जो है जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन हम पूरा कवर कर देंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपका लॉन्ग जो है 2 ही क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग करना रहेगा। ठीक है, यानी आपका देखिए जो है सेक्शन ए में से जो शॉर्ट अति लघु है तो उसका 5 क्वेश्चन रहेगा, तो 5 पूरा करना है आपको। फिर सेक्शन बी में जो है आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके 8 रहेंगे, लेकिन उसमें से आपको करना कितना है, 5 ही करना है। और सेक्शन सी में आप लोगों का जो रहेगा, ठीक है, सेक्शन सी का बात मैं कर दूं तो सेक्शन सी में आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको करना कितना है, उसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करना है। तो देखिए लॉन्ग और शॉर्ट जो है आपका हम कवर कर देंगे। अति लघु भी आप लोगों को हम एक लास्ट पेपर में देखते हैं मॉडल पेपर कितना बन, लेकिन कोशिश है कि 5 मॉडल पेपर में या 5 पार्ट में जो है आप लोगों का ये थर्ड पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो है हम कवर कर दें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग प्लीज़ अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।